हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं PYQ। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि हमने ऑलरेडी शेक्सपियर पे काफ़ी सारी क्लासेस ले ली हैं, बहुत सारी भी बाकी हैं। मैं ये नहीं बोल रही हमने सब कुछ ले लिया है, बट स्टिल हमने 4-5 क्लासेस ले ली हैं, जहाँ से हमने थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया है। अब बारी है कि हम PYQ देखते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, ताकि उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सको। कोई लॉजिक नहीं है सिर्फ स्टोरीज पढ़ते जाने का, जब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि पता चले कि किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ऑलराइट, तो शेक्सपियर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं बस आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगी कि शेक्सपियर में हमने होकिम पढ़ा था। होकिम, आपने अगर कल की क्लास ली है तो आपने ध्यान दिया होगा इसके बारे में। होकिम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था हमने। ये क्या है? हैमलेट की शॉर्ट फॉर्म है। एच से हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, और उसके बाद मैकबेथ है। ऑलराइट, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका आया हुआ है 2021 में। इसमें पूछा हुआ है कि शेक्सपियर की ऐसी कौन सी ट्रेजेडी है, मतलब कॉमेडी है, सॉरी, जिसमें प्ले विद इन अ प्ले का थीम है। देखो, जब भी मैंने आपको कोई भी क्लास करवाई है शेक्सपियर की, और अगर उसमें प्ले विद इन प्ले का थीम है या फिर स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें यही क्वेश्चन पूछा कि किस में यह है। अगर आपको मिडसमर नाइट ड्रीम की स्टोरी पता है तब आपको पता होगा, अगर आपको इन बाकी की स्टोरीज पता है तब आपको पता होगा। लेकिन अब जिसने बाकी की स्टोरीज नहीं पढ़ी है, लव रिवर लॉस्ट नहीं पढ़ा है, कॉमेडी ऑफ एरर या फिर टेमिंग ऑफ द, तो फिर भी उसके लिए एक ऑप्शन है, एक अच्छा जो आपका गैस होता है। क्यों? क्योंकि अब मिडसमर नाइट ड्रीम आपने 100% पढ़ा होगा। 100%। अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, आपने मास्टर्स में पढ़ा होगा, और अगर मास्टर्स में भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपने कहीं ना कहीं इसकी समरी पढ़ी होगी। क्योंकि जब आप शेक्सपियर कवर कर रहे हो, आप कुछ मेन चीज़ें करते हो। आप इनकी मिडसमर नाइट ड्रीम करते हो, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एंड देन आप इनकी सबसे लास्ट वर्क इनका टेम्पेस्ट, इन सब चीज़ों को कुछ को पढ़ते हो। क्योंकि आपको पता है सब नहीं पढ़ सकते आप कुछ चीज़ें, लेकिन पढ़ सकते हो। इतने, इसका आंसर ये हो गया। प्लस अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जो मिडसमर नाइट ड्रीम है, सॉरी इसको थोड़ा सा, यस, जो मिडसमर नाइट ड्रीम है ये क्या है, ये इन्होंने अपने फर्स्ट फेज में लिखी थी। जब हमने शेक्सपियर को स्टार्टिंग में कवर किया था, मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर ने अपने वक्त 4 डिफरेंट फेजेस में लिखे हैं। हम उनके वर्क को 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, और मिडसमर नाइट ड्रीम उन्होंने फर्स्ट फेज में लिखा है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्योंकि ये क्लास लाइव नहीं है तो मैं वेट नहीं कर सकती कि मैं आपको बोल दूँ या ये करूँ, क्योंकि उसमें फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको बस पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ रखा है फिर से 2019 में आया हुआ, दिसंबर बैच में। इसमें इन्होंने कैरेक्टर्स पूछे हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस वर्क में से लिया गया। मैंने आपको बोला है कि शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, इनके कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्सिमम। अगर आप शेक्सपियर की अप्रोच लेके चल रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप शेक्सपियर की जो हीरोइंस है ना, जो इनके वर्क्स में हीरोइंस हैं, आप उनको हमेशा ही ध्यान रखो। यहाँ पे हीरोइंस लिख देते हैं, इनको आप इनके नाम याद करके चलो। जो फूल का कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके वर्क में। तो जहाँ पे भी इनके मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, उनके हीरोइंस के नेम, अगर फूल है तो फूल का नेम आपको याद होना चाहिए। आपसे इसमें पूछा है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अब आप बोलोगे कि आपने सारे वर्क तो नहीं पढ़े, तो आप कैसे करोगे? चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है मैं उसके हिसाब से बताती हूँ। किंग लियर है, किंग लियर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अब आप मे बी वो शाम तक चल जाएगी या फिर मॉर्निंग में मैं उसे अपलोड कर दूँगी। देखो, किंग लियर की 2 डॉटर्स थी, है ना। हमने बात करी थी उनकी 3 डॉटर्स थी, लेकिन 2 ऐसी थी जो कहीं ना कहीं किंग लियर को धोखा देती हैं। उन्हें उनका जो किंगडम होता है वो ले लेती है, पर उनके रिस्पॉन्स में किंग लियर को कुछ नहीं मिलता। उसमें आपने पढ़ा था गॉनेरिल, ठीक है, ये तो यहाँ मैच हो जाएगा। उसके बाद जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस की जब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था नैरिसा का कैरेक्टर। नैरिसा का कैरेक्टर कौन है? जो हमने बात करी थी, जो लड़की है, मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने क्लासेस को किया नहीं है। 1 सेकेंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर था, यस, ये थोड़ा सा स्लाइड थोड़ी फिर उल्टी हो रखी है, बट स्टिल आप यहाँ पे देखो, कैरेक्टर है जो पोर्शिया के, जो मैंने बोला था उसकी जो मेड है उसका नाम है नैरिसा, और उसी के ऊपर आपके में क्वेश्चन आ रखा है। इसलिए मैंने बोला है कि जितने भी वर्क्स होते हैं आपके शेक्सपियर के, वहाँ पे आपका ये ज़रूरी होता है कि आपको कैरेक्टर्स के नेम पता हो। तो नैरिसा आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। और अब 2 को पता करने के बाद आप आराम से कोई भी जो आंसर है उसे लगा सकते हो। ऐसा नहीं है एक ही कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे, आपको 2 आंसर पता है, तो यहाँ पे आराम से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर दे रखा है, बोला जो आपका होकिम है, HOKM, उसमें आपका जो M है वो मैकबेथ के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कैरेक्टर है आपका, ये आपका मैकबेथ में है। तो लास्ट वाला बचा आपका मेजर फॉर मेजर में। 2, अगर आपने इसमें 2 इंपॉर्टेंट पढ़ रखे हैं उनके वर्क्स, क्योंकि हमने बोला किंग लियर इंपॉर्टेंट है, उनका मैकबेथ इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने 2 पढ़ रखे, आप आराम से इनका चीज़ें लगा दोगे। जो भी इनके कैरेक्टर्स के नेम हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन किससे बात कर रहा है, ठीक है। इसमें पूछा हुआ कि कौन किससे बात कर रहा है फॉलोइंग लाइन्स में। इसमें बोला हुआ यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। यहाँ पे चॉपी फिंगर्स, स्किनी लिप्स, ठीक है। यू शुड बी फॉरबिड मी टू इंटरप्रेट दैट यू आर सो। ये लाइन कहाँ से ली गई है? अब इसको आंसर करने के लिए आपको स्टोरी पता होनी ज़रूरी होती है। देखो फिर से बात करते हैं। मैकबेथ है, इनकी मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है। मैंने आपको बोला कि इनके ये कुछ वर्क्स हैं जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट इन 3-4 वर्क्स जो है वो आपको हमेशा ही अपने दिमाग में रखने हैं, उसकी स्टोरी दिमाग में रखनी है। अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें आपको सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, इसमें क्या बोल रखा है, यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, कि लगता है कि तुम मुझे समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद तुमने क्या किया है, अपनी चॉपी फिंगर्स को कहाँ पे रख दिया, जो स्किनी सी हैं, अपनी स्किनी लिप्स पर अपनी चॉपी फिंगर्स रख दी है। तुम दिखने में तो ऐसा लगता है कि विमेन हो, लेकिन जो तुम्हारी बियर्ड है वो मुझे फॉरबिड कर रही हैं। बियर्ड है इसलिए वो मुझे फॉरबिड कर रही है कि मैं कुछ बोल सकूँ, तुम कौन हो। अब देखो ये चीज़ें हैमलेट में तो होती नहीं है, ठीक है। हैमलेट में ऐसा कोई सीन नहीं है जहाँ पे किसी विमेन की बात कर रखी हो, चॉपी फिंगर्स की बात कर रखी हो, बियर्ड्स की बात कर रखी हो। किंग लियर में भी ऐसा नहीं है। किंग लियर में किंग है तो ओल्ड, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कर रखी है, ठीक है। अब मैकबेथ में ऐसा क्यों है? मैकबेथ में ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मैकबेथ में स्टार्टिंग दिखा रखी है, जो विचेज़ हैं, ठीक है, जो आपकी विचेज़ हैं उनकी बात यहाँ पे करी गई है। तो यहाँ पे विचेज़ की बात करी गई है। जब विचेज़ जो है वो मैकबेथ के सामने आती हैं और उसका एक फ्रेंड होता है मैकबेथ के साथ, और उस टाइम पे ये जिस तरीके से बात कर रही होती हैं, तो वो जो मैकबेथ का फ्रेंड है वो ये लाइंस बोलता है विचेज़ के लिए, क्योंकि विचेज़ क्या बोल रही होती हैं, कुछ प्रोफेसी कर रही होती हैं, एक तरीके से मैकबेथ के दिमाग में कुछ चीज़ें डाल रही होती हैं कि वो फ्यूचर का किंग है, फिर टाइटल दे रही होती हैं। तो वो जो पर्सन है वो बोलता है कि तुम कौन हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई है, मैं जो पूछा तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम कौन हो। तुम्हारी ये जो फिंगर्स है तुमने अपने होठों पे रख लिया ना, इससे पता चलता है कि तुम्हें समझ में आ गया। तुम लगती तो वुमेन हो, लेकिन जो तुम्हारी बियर्ड है, क्योंकि वो विचेस थी, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो टिपिकली कि विमेन है, वो विचेस थी, इसीलिए वो उनको कंसिडर नहीं कर पा रहे कि वो है कौन। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा मैकबेथ का। तो इसीलिए आपको कहानी थोड़ी सी रिलेट करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन टू हूम, कौन किससे बोल रहे लाइन्स को। ओह लुक अपॉन मी सर एंड होल्ड योर हैंड्स इन बेनेडिक्शन ओवर मी, नो सर यू मस्ट नॉट नील। अब ये लाइंस किसने बोली है? किंग लियर की है, इतना आपको पता चल गया है। अब इसके ऊपर आते हैं। देखो किंग लियर की इतना आपको पता है। अब किंग लियर की स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तब आपने ये देखा होगा कि जो गॉनेरिल है वो तो कभी ऐसा बोलेगी ही नहीं। इसने क्या बोला है, नो सर यू मस्ट नॉट नील, कि तुम मतलब आप नीचे मत बैठो, आप पैरों से नीचे मतलब नील मत करके मत बैठो। अब ये कोई अच्छी लाइन हो सकती है, वो सर करके रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रिस्पेक्ट शो कर रही है, नो सर यू मस्ट नॉट नील। तो गॉनेरिल तो नहीं हो सकती है, रेगन नहीं हो सकती है। ये दोनों सिस्टर क्या है, ये दोनों सिस्टर तो एविल सिस्टर है, ठीक है, ये दोनों तो अच्छे हैं नहीं। उसके बाद केंट हो सकता है या फिर कॉर्डेलिया हो सकती है। अब देखो केंट हालांकि किंग लियर का बहुत अच्छा फ्रेंड है, सर्वेंट है और उसका एडवाइज़र है कोर्ट का, लेकिन ये लाइंस उसकी नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला, होल्ड योर हैंड्स इन बेनेडिक्शन ओवर मी। अब वो तो नहीं बोलेगी, ये कौन बोलती है, ये कॉर्डेलिया की लाइंस है। क्यों बोलती है वो? जब वो किंग लियर से मिलती है, उसकी ऐसी सिचुएशन के बाद जब वो किंग लियर को देखती है, उस जब वो अपना स्टेट ऑफ कंट्रोल जो होता है माइंड के ऊपर वो खो देता है किंग लियर, पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है, और उसको फिर हॉस्पिटल में एक तरीके से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और जब उसे रिगेन होता है उसका कॉन्शियसनेस, तब कॉर्डेलिया उसे ये लाइन्स बोलती है, ये वाली लाइन्स, कि आप, जब उसे लगता है कि उसके फादर से पहचान नहीं पा रहे, तो वो बोलती है कि आप मेरे अपने हाथों को मेरे मेरे फेस को कवर करके देखो, मुझे छू कर देखो, और आप नीचे मत बैठो। क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं उसका ये था कि ठीक है, वो तो हमेशा से ही अपने फादर से प्यार करती थी ना, तो कॉर्डेलिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि रोमांटिक पीरियड में प्रोड्यूस अ फेयर अमाउंट ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। रोमांटिक पीरियड आते आते शेक्सपियर के वर्क्स में काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म होने लगा था। उसका एक नोटेबल एग्जांपल है ऑन द नोकिंग एट द गेट विथ। मैकबेथ की गेट पे जो दस्तक होती है, इसके बारे में क्रिटिसिज्म कर रखा है। इसका ऑथर कौन है? अब देखो इसके ऑथर में ऐसा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये है थॉमस डिकिंसी, जो है ये पर्सन है जिन्होंने इनके ऊपर वर्क लिखा है। और थॉमस डिकिंसी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमेशा शेक्सपियर से रिलेटेड आता है। थॉमस डिकिंसी ने अपनी इंडिविजुअली, उनकी अगर हम अलग से एक्सिस्टेंस की बात करें, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको भागने की ज़रूरत है कहीं पे। अगर आप रुक रहे हो चैनल पे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ बाद में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्रोनोलॉजिकल वे में लगाना है। देखो जब पहले क्वेश्चंस थे ना तो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते थे, आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन अब क्या कर दिया है, एक ही क्वेश्चन ना पूछ के, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉलियो ना पूछ के क्या पूछ लेते हैं, क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। अब क्रोनोलॉजी सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको सबका आंसर पता हो, कि कहीं ना कहीं आपको सबके बारे में आइडिया हो। देखो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें हम सीधे मुद्दे पर चलते हैं। देखो अगर हम बात करें इसकी, देखो ये जो है विलियम कैक्सटन कौन था, जो प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लेके आया था। ठीक है, चलो ये तो फर्स्ट नंबर पे ही आएगा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस पहले आता है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर आते हैं, चलो इसको भी मान लेते हैं। शेक्सपियर के बाद मिल्टन आते हैं, ये भी बात एक ठीक है, लेकिन जो टोटल स्मिथसोनियन है ये इनके बाद नहीं आती है, ये आती है हमारी यहाँ पर। शेक्सपियर से पहले जो है वो टोटल आते हैं, इनका टाइम पीरियड इनसे पहले है। जब हम बात करते हैं हमारा जो जो हमारी एज थी जहाँ पे हमारा प्यूरिटनिज्म चल रहा था, जहाँ पे हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वॉर ऑफ रोजेज हो रहे थे, ये उस टाइम पीरियड पे आते हैं। तो इनका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं 1544 के अराउंड में है, तो ये लास्ट में नहीं आएंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा कट जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कट गया है। नेक्स्ट पे देखिए, देखो टोटल स्मिथसोनियन, उसके बाद विलियम शेक्सपियर, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आते हैं, उसके बाद मिल्टन आते हैं। देखो मिल्टन लास्ट में, ये बात तो सही समझ में आती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे थोड़ी ना आएगा। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो शेक्सपियर ने उस टाइम पे वर्क्स ही क्यों लिखे। सबसे पहले जो है हमारा प्रिंटिंग प्रेस आता है, तो ये भी आंसर यहाँ पे गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या बोले, प्रिंटिंग प्रेस आता है पहले, ये हमारा 14 आता है। अगर आपको पता हो तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि 1473 में आपका प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है इंग्लैंड में। उसके बाद टोटल स्मिथसोनियन आती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसी के बाद हम इसकी बात करें। फिर हमारे शेक्सपियर आते हैं, फर्स्ट फॉलियो। देखो मैंने आपको फर्स्ट फॉलियो के ऊपर भी एक क्वेश्चन करवाया था, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, देखो फर्स्ट फॉलियो जो मैंने आपको बताया था वो कब आया है हमारा, 1623 में। तो ऐसा नहीं है कि जो क्लासेस हो रही हैं वो आपके काम की नहीं है, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, इसीलिए मैं उन क्लासेस को मेंशन करती हूँ जहाँ जहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन करने वाला होता है। ऑलराइट, तो फिर हमारा ये आता है 1623 में, ये 1623 हो गया। उसके बाद हमारे मिल्टन आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शेक्सपियर हैं वो एलिजाबेथन एज के हैं, और जो हमारे मिल्टन है वो कहीं ना कहीं सिविल वॉर जब होता है तब की एज के हैं। सिविल वॉर हम बोल सकते हैं हमारी कैरोलाइन एज है उसके हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला, कि पहले प्रिंटिंग प्रेस आएगा, फिर टोटल स्मिथसोनियन आएगी, फिर शेक्सपियर आएंगे और फिर मिल्टन आएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपको सिर्फ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को रट सकते हो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आप गेस कर सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है शेक्सपियर पहले आए थे, मिल्टन बाद में आए थे। तो इस तरीके से भी आपका जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रखी है, श्योर इट वेट्स अपॉन सम गॉड ऑन द आइलैंड। अब देखो आइलैंड की बात हुई है, ठीक है, आइलैंड की बात हो रखी है। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ सिटिंग ऑन द बैंक है, किंग की बात हो रखी है, आइलैंड की बात हो रखी है, किंग की बात हो रखी है, और यहाँ पे बात हो रखी है वाटर्स की। एंड यस, इतनी इतनी मेन चीज़ें जो है आपको इसमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप पूरी लाइन पढ़ के, क्योंकि जिस तरीके से लैंग्वेज थी, ऐसा तो है नहीं कि हमारी नॉर्मल मॉडर्न इंग्लिश है जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के। ये उस टाइम की इंग्लिश है जो कि आपको सही से समझ में नहीं आएगी, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे बैंक, इसको हम ले लेते हैं, देखो किंग लियर में ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको पता है कि किंग लियर में हमने कहीं पे भी आइलैंड की बात नहीं करी है, तो किंग लियर कट जाता है। उसके बाद हमारा वेस्ट लैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, वेस्ट लैंड में आइलैंड की बात नहीं है। हाँ, डब्ल्यू एच ऑर्डन का जो वर्क है, आप सी एन मिरर देख के सोचोगे कि शायद ये उनका वर्क है, लेकिन ये इसका नहीं है। लेकिन डब्ल्यू एच ऑर्डन के वर्क को हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एच ऑर्डन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी कोई भी पेपर उठा लो, हर दूसरे पेपर में आपको ऑर्डन के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हमने इसको क्यों बोला कि टेम्पेस्ट ये हो सकता है, देखो हमने बात करी थी टेम्पेस्ट की, तो टेम्पेस्ट में आइलैंड की स्टोरी चल रही है। कैसे कि जो हमारा प्रोस्पेरो है वो एक आइलैंड पे है, जो फर्डिनेंड और जो बाकी के लोग हैं उनकी जो शिप है वो रैक हो जाती है, ठीक है, उनकी जो शिप है वो रैक हो जाती है। वो एक बैंक पे हैं। ये किंग कौन है, ये जो प्रोस्पेरो है वो एक किंग हुआ करता था, लेकिन फिलहाल नहीं है। म्यूज़िक की बात यहाँ पे करी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूज़िक, देखो यहाँ पे म्यूज़िक की बात करी है, और आपको ऑप्शन में भी दे रखा है एरियल का म्यूज़िक। तो आपको ऐसे ही कहीं ना कहीं करके अपना ये आंसर देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट हो रही है। एरियल जो है वो एक स्पिरिट है, एक फेरी है, और वो कहाँ है, टेम्पेस्ट में है। उसी के म्यूज़िक की बात यहाँ हुई है, उसी आइलैंड की बात यहाँ हुई है, बैंक की बात हुई है, वाटर की बात हुई है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि
कौन सा जो है वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, उसकी समरी आपको रेजोनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइपनेस इज ऑल, ये जो लाइन है ये किस में है? किंग लियर में है, या फिर मैकबेथ में है, या फिर आपका हैमलेट में है, जूलियस सीजर में? देखो बार बार ऑप्शंस हमेशा आप यही 3-4 आते हैं, जिसमें आपके मैकबेथ आएगा, किंग लियर आएगा, ओथेलो आ सकता है, हैमलेट आएगा। यही 3-4 जो इनके ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इन वर्क्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अब इसमें देखो हैमलेट में भी ऐसा कुछ नहीं होता, मैकबेथ में भी नहीं होता है, और जूलियस सीजर में भी नहीं होता है। किंग लियर में इसकी बात करी गई है, राइपनेस इज ऑल की स्टोरी मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जब किंग लियर में 2 स्टोरी चलती हैं, ठीक है, तो एक तो मेन किंग लियर की स्टोरी चलती है, एक चलती है अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर की। जो अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर है वो मरना चाहते हैं, और उनका जो सन है एडगर, वो अपने फादर को रोक लेता है, क्योंकि उसके फादर फिलहाल ब्लाइंड है, तो वो उनको एक तरीके से डिसीव कर देता है, एक तरीके से उन्हें पागल बना देता है। और वो अपने फादर को क्या बताता है कि राइपनेस इज ऑल, अभी आपकी जो डेथ है वो नहीं आई है, अभी आपके मरने का टाइम नहीं आया है। इवन जो फ्रूट्स होते हैं वो भी तभी नीचे गिरते हैं जब वो पक जाते हैं, और राइपनेस इज ऑल वही है कि जो राइपनेस है, जो पकावट होती है, जो चीज़ें पक जाती हैं, उनका वही टाइम आता है, वही है, हर एक चीज़ जो है वो वही है। तो यहाँ पे आपको आंसर है आपका किंग लियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इसमें कोई समझाने की चीज़ है नहीं। AC ब्रैडली जो है उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है, वो कब पब्लिश हुई है? वो पब्लिश हुई है आपकी 1904 में। इन्होंने एक और चीज़ की बात करी है, इन्होंने शेक्सपियर के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करी है, कैरेक्टर का जो ट्रेजिक फ्लो है उसके ऊपर बात करी है। तो इतना बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थॉमस है और हैनरिक बाउलर है, इनका जो एडिशन है द फैमिली शेक्सपियर। देखो जब मैंने आपको शेक्सपियर वाली क्लास स्टार्ट करवाई थी, फर्स्ट क्लास जो थी, सबसे पहली क्लास, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो शेक्सपियर है इनके वर्क्स में कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बाद में इनके वर्क्स को द फैमिली शेक्सपियर करके एडिट किया गया, एडिशन एक नया निकाला, और उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस थी बॉर्डराइज, मुझे याद है मैंने इसको मेंशन किया था और आपको बताया था कि उसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी हाईलाइट कर देती हूँ। बॉर्डराइज जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? अब देखो इसका मतलब होता है आपका इनडेलिकेट जो लैंग्वेज है उसको हटा देना, उसे प्योर करना। डेलिकेट मतलब जो अच्छी सी, सॉफ्ट सी, फ्रेजाइल सी लैंग्वेज होती है। इनडेलिकेट मतलब जो हो सकता है बॉडी लैंग्वेज हो सकता है कि थोड़ी सी कोल्ड कॉमेडी हो जाए, थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ख़राब कर दी जाए, ख़राब इन द सेंस कि थोड़ी सी बाड़ी हो जाए, थोड़ी सी फिल्थी हो जाए, इस तरीके की लैंग्वेज। तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, हर एक पर्सन उसे पढ़े ज़रूरी नहीं है। तो फैमिली शेक्सपियर का मतलब कि ऐसी लैंग्वेज जो सब पढ़ सके, सबके लिए अच्छी लगे, किसी को बुरा ना लगे। तो इसका मतलब बॉर्डराइज का मतलब होता है कि ऐसी जो वर्ड्स थी उनको हटा दिया गया था, तो उन चीज़ों को यहाँ पे हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरीज हैं किन्होंने ट्रेजेडी नहीं लिखी है? थॉमस किड ने नहीं लिखी है, या फिर जॉन लिली ने नहीं लिखी है, क्रिस्टोफर मार्लो ने नहीं लिखी है, या फिर बेन जॉनसन ने नहीं लिखी है। देखो ये सारे ही सारे क्या हैं, शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। देखो क्रिस्टोफर मार्लो अगर आपने पढ़ा है, आपने इनकी डॉक्टर फॉस्टिस पढ़ी है ना? डॉक्टर फॉस्टिस क्या है? एक ट्रेजेडी है। आपने इनकी जो ऑफ माल्टा पढ़ी है, जो ऑफ माल्टा पढ़ी है, वो क्या है? वो भी एक ट्रेजेडी है। तो क्रिस्टोफर मार्लो तो हमारे होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद थॉमस किड, थॉमस किड ने अपनी बहुत फेमस ट्रेजेडी लिखी, बहुत फेमस, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो हमारी इंग्लिश ट्रेजेडीज़ हैं उसमें से हम उसे फर्स्ट कंसिडर करते हैं द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है, स्पेनिश ट्रेजेडी। उसका ही कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेके शेक्सपियर ने अपने वर्क्स लिखे हैं। तो किड भी नहीं आएंगे। बेन जॉनसन नाम सुन के आपके दिमाग में आती है कॉमेडीज़, क्योंकि बेन जॉनसन ने मैक्सिमम लिखी हैं आपकी कॉमेडीज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेन जॉनसन ने आपकी ट्रेजेडी नहीं लिखी, इन्होंने भी ट्रेजेडी लिखी है। तो ओनली पर्सन जिसने नहीं लिखा है वो है जॉन लिली। जॉन लिली ने कोई भी ऐसी ट्रेजेडी नहीं लिखी है। जो थे तो इनके कंटेम्प्रेरी, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है, तो जॉन लिली आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको शेक्सपियर के वर्क्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है। मैंने आपको बोला ये चीज़ें अब ज़्यादा हो गई हैं कि आपको वर्क जो है वो सीक्वेंस में लगाने हैं। अब इसका आंसर करने के लिए देखते हैं। बोल रहे हैं वो कि किंग लियर पहले आया है, उसके बाद हैमलेट पब्लिश हुआ, मच अडू हुआ, फिर ट्रायलिस एंड क्रेसिडा हुआ। अब इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जो हमारा होकम है, ठीक है, ये जो हमारा होकम है जिसे हम शॉर्ट में एक्रोनियम यूज़ करते हैं शेक्सपियर के फेमस ट्रेजेडीज़ के लिए, उसके लिए, ठीक है। इसमें आप देखो हैमलेट पहले है, और उसके बाद ओथेलो है, किंग लियर है, फिर मैकबेथ है। तो हैमलेट के पहले तो किंग लियर यहाँ पे है नहीं, किंग लियर तो बाद में है। यहाँ पे किंग लियर पहले दिखा रखा, तो ये क्वेश्चन तो अपने आप ही कट जाएगा, ये गलत हो गया।
अब इसमें आपको लग रहा होगा कि ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है हैमलेट के बाद ही किंग लियर है। अब ये वाला क्यों नहीं है या फिर है, इसको भी देख लेंगे थोड़ी देर में, बस देखते हैं। अब देखो हैमलेट है, मच अडू है। अब देखो मच अडू जो है ये इस पीरियड का नहीं लिखा गया है। जब मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर ने अपने वर्क्स 4 फेजेस में लिखे हैं, तब मैंने आपको उनके अलग अलग वर्क्स बताए थे, ठीक है। और ये मच अडू जो है ये इन्होंने अपने फर्स्ट फेज में लिखा था, तो ये भी नहीं होगा। अब मच अडू सबसे फर्स्ट में लिखा था, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, करेक्ट आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ये मच अडू जो है इन्होंने अपने फर्स्ट फेज में लिखा है। फिर इन्होंने हैमलेट लिखा, ठीक है, फिर इन्होंने किंग लियर लिखा जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको होके में बताया, फिर इन्होंने ट्रायलस एंड क्रेसिडा लिखा। ये इनका एक सीक्वेंस है, और जिसको जिसको इनके सीक्वेंस नहीं पता है मैं उनको अभी दिखा देती हूँ ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सको जहाँ पे इनके वर्क्स हैं। 1 सेकेंड, यस यहाँ पे। अब देखो ये रहा इनका फर्स्ट का वर्क। अब जब आप देखते हो इनकी थर्ड फेज को, आप देखते हो जहाँ पे इन्होंने अपनी फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। हैमलेट पहले आता है, फिर ओथेलो है, किंग लियर है, फिर मैकबेथ है, और सबसे लास्ट में कहीं आपका जो जिसकी बात करी गई थी वो मैं आपको दिखा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा यहाँ पे है, एंड देन आपका है फर्स्ट वाला मच अडू, राइट, मच अडू ये रहा इनका सेकंड फेज में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से वर्क इन्होंने किस फेज में लिखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है लाइक कॉर्डेलिया द फूल इन किंग लियर इज। मैंने आपको बोला इनके कुछ मेन फेमस वर्क है। किंग लियर फिर से आपके पास आ गया है। किंग लियर में कॉर्डेलिया की ही तरह फूल को क्या बोला गया है। अब अगर आपने इसकी समरी पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था, उसमें बोला था इसको रेफर किया गया है कैसा, लियर उसे बोलते हैं हिज सन, कॉर्डेलिया हिज चाइल्ड। कॉर्डेलिया ऑलरेडी इनकी चाइल्ड है, लेकिन फूल थोड़ी ना है, लेकिन फूल को भी अपना चाइल्ड कंसिडर करते हैं जब वो अपनी सैनिटी को खो देते हैं, जब वो एक तरीके से पागल इंसेन हो जाते हैं, वो जो स्टॉर्म चल रहा था उसमें। तो आज की क्लास में हमने बस 13 क्वेश्चंस किए हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।